नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ई रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। शहर में ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग दोहराई। अलविदा जुम्मा के मौके पर मस्जिदों में उमड़ी नमाजी, मांगी अमन चैन की दुआ। धर्म से जुड़ने पर नशों से दूर रहेंगे युवा, बोले मुफ्ती मोहम्मद रमजान। घगर नदी पर बने पुल की सड़क धंसी, सुरक्षा के दृष्टिगत बंद किया आवागमन। मांग अनुसार नहीं हो रहा आड़त राशि का भुगतान, व्यापारियों में आक्रोश, व्यापारियों को हो रहा आर्थिक नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि पीसीसी प्रभारी महामंत्री पूसाराम गोदारा, विशिष्ट अतिथि विधायक अमित चाचान शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी एवं पीसीसी प्रभारी मंत्री पूसाराम गोदारा ने संगठन के बूथ से लेकर जिले तक के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र कार्यकर्ताओं के चयन के निर्देश प्रदान किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठनात्मक पदों पर नियुक्त पदाधिकारी जो सक्रिय नहीं हैं और संगठन की बैठकों में बिना किसी कारण के 3 बार लगातार अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें पद से मुक्त कर सक्रिय कार्यकर्ता को उस पद पर मौका दिया जाएगा। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बैठक में कहा कि परिसीमन का कार्य 6 माह पूर्व प्रारंभ होकर वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी, किंतु सरकार की मंशा साफ नहीं थी। इसीलिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे ताकि चुनाव टाले जा सकें। यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 5500 से ज्यादा है तो ही उसे तोड़ा जा सकता है, अन्यथा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दादरी ने कहा कि नगर निकायों के लिए राज्य सरकार सीमा बढ़ाकर वार्डों का परिसीमन करना चाह रही है, जिसके तहत कांग्रेस को समर्थन देने वार्डों को बड़ा बनाकर वार्ड घटाना चाहते हैं और भाजपा समर्थक मतदाताओं के वार्ड छोटे कर वार्डों की संख्या बढ़ाने की मंशा भाजपा सरकार रखती है। पीसीसी प्रभारी महामंत्री पूसाराम गोदारा ने बैठक में कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना करवाकर संविधान एवं कानून का उल्लंघन कर रही है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर राजस्थान सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव टालकर प्रशासक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान सरकार प्रदेश में नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन एवं पुनर्गठन में नियमों एवं जन भावनाओं के बजाय राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर सीमांकन वार्डों का पुनर्गठन कर रही है। नोहर विधायक अमित चाचान ने कहा कि आपत्तिजनक बात यह है कि भाजपा संविधान और कानून का तो अनुसरण नहीं कर रही, इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्री की मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। उस कमेटी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। सरकार की गाइडलाइन जिला कलेक्टर, एसडीएम और ईओ के लिए भेजी गई। उनके अनुसार ही कार्य करना है, कानून भी यही है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से भाजपा एवं आरएसएस ने अघोषित रूप से पार्टी स्तर पर अपनी एक समिति गठित कर दी है, जो अपने स्तर पर जिलों में कमेटी बनाकर ओटीएस जयपुर में बैठकर कार्य कर रही है। यह कमेटी पंचायती राज व नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाकर उन पर दबाव बनाते हुए पंचायतों में तोड़फोड़ करने, नगर निकाय के वार्डों में बदलाव करने, सीमा वृद्धि करने और भाजपा कैसे विजयी हो इस आधार पर पुनर्सीमांकन करवाने का काम कर रही है। मंच संचालन गुरमीत चंद्रड़ा ने किया। बैठक में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधिगण व प्रमुख कांग्रेस जन मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व बैठक की शुरुआत में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बहादुर चंद जैन व बनवारी लाल सुथार के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे को पुनर्गठित किया जाए और इस सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वार्ड या पंचायतें उनको इलीगल तरीके से परिसीमन के नाम से तोड़ा जा रहा है। कल 27 तारीख को पूरे राजस्थान में वार्डों का पुनर्गठन का प्रारूप प्रकाशित होगा और उसका 18 तारीख के लिए 17 अप्रैल तक प्रारूप प्रकाशित किया गया जिला कलेक्टर द्वारा। उस पर अध्ययन कर लिया जाए, निश्चित तौर से आपको मिलेगा। टाउन
टाउन धान मंडी के व्यापारियों में भारतीय खाद्य निगम की ओर से आढ़त राशि का भुगतान मांग अनुसार न होने से नाराजगी है। मुख्यमंत्री और विधायक को पत्र लिखने के बावजूद भी आढ़त राशि का भुगतान मांग के अनुसार नहीं हुआ। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला ने बताया कि समर्थन मूल्य पर प्रति वर्ष एफसीआई की ओर से गेहूं की खरीद की जाती है। विगत कई वर्षों से मंडी में राज्य सरकार की ओर से नियत आढ़त दर 2.25% से कम आढ़त राशि का एफसीआई की ओर से मंडी के कई वर्ग दलाल व्यापारियों को भुगतान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंडी में किसानों के कृषि जिन्स लाने के बाद कई वर्ग दलाल व्यापारी की ओर से कृषि जिन्स की सुरक्षा की जाती है, सफाई इत्यादि करवाई जाती है और गुणवत्ता में सुधार कर अधिकतम मूल्य का भुगतान करवाया जाता है। मजदूरों, दुकान के खर्चों, किराया इत्यादि तथा मुनीम सहित अपने परिवार का भरण पोषण का वर्ग दलाल व्यापारी को इस आढ़त राशि से होता है, परंतु एफसीआई की ओर से राज्य सरकार की तय दर से कम आढ़त दर पर आढ़त राशि का भुगतान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिंगला ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने मांग की कि आढ़त राशि 2.25% दर से 54.56 रुपए प्रति क्विंटल बनती है, उसका भुगतान करवाया जाए। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था ने बाजरे पर आढ़त संशोधित कर बढ़ाने की मांग की है। संस्था अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला ने बताया कि राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से कृषि जिन्सों पर आढ़त की दर 2.25% निर्धारित की हुई है, परंतु बाजरे पर आढ़त 1% ही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए दुकान के खर्च भी पूरे नहीं हो पाते। पहले ही राजस्थान में आढ़त पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा की तुलना में कम है। पंजाब, हरियाणा में बाजरे पर आढ़त 2.50% है। बाजरे पर आढ़त 2.50% के बजाय 1% होने से व्यापारियों का आढ़त का काफी नुकसान होता है। उन्होंने राजस्थान में बाजरे पर आढ़त की दर अन्य कृषि जिन्सों की भांति 1% से संशोधित कर 2.25% की दर से लागू करने की मांग की है। जो गेहूं की फसल आ रही है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की तरफ से गेहूं की खरीद की जानी है और सरकार द्वारा एफसीआई द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिकाधिक मात्रा में गेहूं सरकार को मिले, परंतु इस बात पर अभी हमारे व्यापारियों में जबरदस्त रोष है, क्योंकि व्यापारियों को जो आढ़त का भुगतान है, व्यापारी किसान को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाता है। उसको 40 रुपए के हिसाब से प्रति क्विंटल के हिसाब से आढ़त का भुगतान होता है, जबकि व्यापारी की आढ़त 54 रुपए 56 पैसे बनती है। इसलिए 13.5 रुपए लगभग प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारी को नुकसान हो रहा है। आज के महंगाई के युग में हर दुकानदार व्यापारी बंधु का खर्चों की बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसकी आढ़त में कमी आ रही है, जिसको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अभी तक व्यापारियों का रुझान एफसीआई को गेहूं न देने के लिए बना हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाए। इसके लिए हमने विधायक गणेश राज्य बंसल को भी के माध्यम से राज्य सरकार को यह एक पत्र भेजकर आग्रह किया है कि एफसीआई द्वारा जो गेहूं पर आढ़त दी जानी है वह 2.25 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार बनती है, दी जाए। जंक्शन टाउन मार्ग पर घग्गर नदी पर 3 हिस्सों में बने पुल के एक हिस्से की सड़क भारी वाहनों के आवागमन से धंस गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत सार्वजनिक निर्माण विभाग व यातायात पुलिस के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को निरीक्षण कर अवरोधक लगवाकर पुल के इस हिस्से पर आवागमन बंद करवा दिया गया। वाहनों को पुल के दूसरे हिस्से से डाइवर्ट किया गया। अधिकारियों की माने तो सतीपुरा चौराहा पर चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते पिछले करीब 6.5 माह से भारी वाहनों का दबाव जंक्शन टाउन मार्ग पर बढ़ गया था। इसी के चलते पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। पीडब्ल्यूडी एक्सियन अनिल अग्रवाल ने बताया कि टाउन जंक्शन रोड पर घग्गर नदी पर पुल बना हुआ है। यह पुल 3 भाग में बना हुआ है। बीच का भाग करीब 60-65 वर्ष पुराना है। विगत करीब 6 माह से सतीपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते यातायात को इस मार्ग से डाइवर्ट किया हुआ था। भारी वाहन इस पुल के ऊपर से गुजरने से इस पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना पर शुक्रवार सुबह निरीक्षण किया गया। एक बार सेफ्टी ऑडिट करवाने के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय व उच्चाधिकारियों से स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य करवाया जाएगा। सेफ्टी ऑडिट के हिसाब से मरम्मत के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तब तक जिला प्रशासन और पुलिस से सहयोग लेकर रास्ता पुल की तरफ से
दूसरी लेन से डाइवर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सतीपुरा में बंद किया गया टाउन व संगरिया की तरफ जाने का रास्ता भी आंशिक रूप से खोल दिया गया है। कुछ ट्रैफिक सतीपुरा से भी डाइवर्ट हो जाएगा। इससे शहर में भारी वाहनों का लोड कम रहेगा। यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुल की जंक्शन साइड में डिवाइडर के बीच नया कट बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी एक्सियन से बात की गई है। पीडब्ल्यूडी व आरओबी के अधिकारियों ने 5 जालियां निकलवाने के लिए सहमति दी है। इससे वाहन चालकों को सुविधा होगी। मानगढ़ टाउन जंक्शन रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जो टाउन से जंक्शन की तरफ आते हैं उस क्षेत्र में, वो 3 भाग में बना हुआ है। इसका बीच का भाग है वो लगभग 60-65 वर्ष पुराना है। अभी विगत दिनों में जो सतीपुरा से जो ट्रैफिक डाइवर्ट इधर किया हुआ था, उसे सारे भारी वाहन इधर से जाने से उसका कुछ भाग अभी क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। उसका सुबह निरीक्षण कर लिया गया है। निरीक्षण के अनुसार जो है एक बार उसको स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करवाने के लिए हमने मुख्यमंत्री कार्यालय से और उच्च अधिकारियों से परमिशन मांगी है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर वो कार्य करवा करके और सेफ्टी ऑडिट के हिसाब से ही अग्रिम जो कार्रवाई की जाएगी मरम्मत के लिए। तब तक के लिए एक बार जिला प्रशासन और पुलिस से सहयोग लेकर के रास्ता एक बार डाइवर्ट कर दिया। जो दूसरी लेन है उसे आने और जाने का रास्ता तय किया गया और ट्रैफिक प्रभारी भी मेरे साथ है, इनके साथ मौका निरीक्षण कर लिया गया ताकि ट्रैफिक को असुविधा नहीं हो। वैसे भी अभी सतीपुरा से जो रास्ता बनता है वो भी आंशिक रूप से खोल दिया गया है, तो कुछ ट्रैफिक उधर से भी डाइवर्ट हो जाएगा, तो भारी वाहन शहर के अंदर लोड कम रहेगा। उनके अलावा सारी सड़क धंसती जा रही है सर, इसके लिए क्या करेंगे? तो ये तो पुरानी सड़क बनी हुई है, तो इसमें कहीं आवश्यक होगी मरम्मत की तो देखेंगे, उसको करवाएंगे। रमजान के पवित्र माह के आखिरी जुम्मे पर शुक्रवार को क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में नमाजी अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाने पहुंचे। टाउन स्थित किले वाली जामा मस्जिद में भी भारी तादाद में उमड़े मुस्लिम समुदाय के नागरिकों ने नमाज अदा कर अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद रमजान ने बताया कि मुल्क भर के मुसलमान माह मुबारक के पवित्र माह से गुजर रहे हैं। यह पाक महीना है। मुसलमानों को अपने पैगंबर के बताए अनुसार जिंदगी गुजारने के लिए विशेष तौर पर एक माह दिया गया है। इस माह रोजा रखा जाता है ताकि उसे भूख का एहसास हो। पूरे रमजान माह में मुसलमान दुआएं मांगते हैं। उन्होंने बताया कि रमजान मुबारक माह में खास तौर पर मुसलमानों के लिए दुआएं और मन्नतें ऊपर वाला कबूल करता है। रमजान में जुमे का दिन भी खास महत्व रखता है। हर रमजान में 4 या 5 जुमे होते हैं। रमजान के आखिरी जुमा मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। इस वजह से मस्जिदों में लोग काफी संख्या में आते हैं और दुआएं मांगते हैं। गुरुवार रात्रि को भी कार्यक्रम हुआ। मुल्क व बीमारियों सहित अन्यों के लिए दुआएं मांगी गई। उन्होंने बताया कि ईद सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। मस्जिद में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। हाँ, ईद ज्यादातर चांस तो ईद सोमवार को होने वाली है, यानी मंडे को। हाँ, बाकी चांद पर डिपेंड करता है। अगर क्योंकि रोजे हमारे या तो 29 के होते हैं या 30 के। अगर 29 के हैं तो फिर सोमवार को है जो ज्यादातर चांस, और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि सोमवार को ईद होगी, लेकिन मंगल को भी हो सकती है अगर सोमवार को चांद नहीं देखा सकता। नमाज यहाँ हमारी मस्जिद में जो ईद की नमाज अदा की जाएगी उसका सुबह 8 बजे का वक्त रखा गया है और 8 बजे इंशाल्लाह नमाज पढ़ी जाएगी। आज जमातुल जुमा था, आखिरी जुमा था। आखिरी जुमे के नाम से मशहूर है। रमजान शरीफ में जो लास्ट जुमा होता है उसे आखिरी जुमा कहते हैं। आज के जुमे के अंदर सभी लोग आए, सभी ने अमन चैन के लिए दुआ मांगी और देशवासियों के लिए अमन चैन रहे, इसीलिए दुआ मांगी। मुफ्ती मोहम्मद रमजान ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले राजनेताओं को संदेश दिया कि जिन लोगों की वजह से उन्हें कुर्सियां व ओहदे मिलते हैं, उन्हीं देशवासियों को लड़ाकर वे कभी अमन से नहीं रह सकते, वे कभी खुश नहीं रह सकते। मरने के बाद उनके लिए नरक के फैसले होंगे। वे ऊपर वाले से नहीं बच सकते। आप जिस मुल्क का खा रहे हो, जिस मुल्क की हवा, पानी, ग़िज़ा सब कुछ यूज कर रहे हो, आप उसी मुल्क का अगर माहौल खराब करने की कोशिश में है, या बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे राजनेताओं की, सब जानते हैं ये सब राजनेताओं के वजह से हिंदू मुस्लिम का ये सब माहौल खराब करने की कोशिशें की जाती है। तो उन राजनेताओं से या उन राजनीति करने वाले लोगों से जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की वजह से, जिन भारतवासियों की वजह से आपको कुर्सियाँ मिलती है, आपको ओहदे मिलते हैं, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, तुम उनकी वजह से लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो, उन्हीं देशवासियों को आपस में लड़ा करके तुम कभी अमन से नहीं रह सकते। तुम वक्ती तौर से एक मर्तबा तो चाहे अपने आप को खुश समझ लें कि हमें कुर्सी मिल गई, पैसे मिल गए, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकते। मरने के बाद आपके लिए या किसी के भी लिए जो गलत करता है उसके लिए नरक के फैसले होंगे। तो आप ऊपर वाले से नहीं बच सकते, बस यही कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है।
पहले उनका मानना था कि अमीर लोग दौलत या पैसों की वजह से बिगड़ जाते हैं, लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग तरह तरह के नशे कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है और उसका कमीशन हुकूमत को मिल रहा है, इसलिए हुकूमत ने इजाजत दे रखी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। उसके बाद युवा को भी सोचना चाहिए कि वह इस तरह की चीजों का सेवन कर क्यों अपनी जिंदगी पर दांव लगा रहा है। वे सही मायने में अपने धर्म से जुड़े। कोई धर्म बुरी चीज नहीं सिखाता। धर्म से जुड़ने पर वे इन नशों से दूर रहेंगे। युवा आज नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले मेरा जो खुद का माइंडसेट था ये था कि जो अमीर लोग होते हैं वो दौलत के नशे में या पैसों की वजह से बिगड़ जाते हैं, वो इस तरह के नशे करते हैं। लेकिन अब इन दिनों में हमने देखा है, आप भी जानते हैं कि बिल्कुल गरीब और लेबर तबके के लोग, मजदूर लोग, वो भी नशे कर रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे नशे कर रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदार वो हुकूमत है। हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार चूंकि इसमें खूब पैसा है तो सरकार पैसों वालों की तरह बस इसको ये नहीं देख रही कि भारतवासी, भारत के लोग, भारत के फ्यूचर, भारत का मुस्तकबिल, भारत के नौजवान, उनके साथ क्या हो रहा है। बस कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है और उसका कमीशन हुकूमत को मिल रहा है। हुकूमत ने इजाजत दे रखी है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हुकूमत है। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद नौजवान खुद भी सोचें, अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हैं, क्यों हम किसी ऐसी चीज का आदी हो रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें आदी बनाया है खाने का, पीने का, रोटी का, इन चीजों का ही आदी रहे। क्यों हम किसी और चीज के लिए इतने तड़प जाते हैं कि हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए। शहर में ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग उठी है। शुक्रवार को ई रिक्शा चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रिक्शा यूनियन के प्रधान नक्षत्र सिंह के अनुसार शहर में ई रिक्शा खड़े करने के लिए कोई स्टैंड नहीं है। अगर ई रिक्शा चालक जंक्शन शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शहीद भगत सिंह चौक सहित अन्य जगहों पर ई रिक्शा खड़ा कर सवारी उठाते हैं तो ऑटो चालक उनके साथ विवाद करते हैं और सवारी उतारने व बैठाने नहीं देते। ई रिक्शा इधर उधर रोकने के कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनका चालान काट देते हैं। इस विवाद से बचने के लिए ई रिक्शा स्टैंड के लिए शहर में जगह उपलब्ध करवाई जाए। अगर ई रिक्शा खड़ा करने के लिए स्टैंड की जगह मिल जाती तो रोजाना होने वाला विवाद भी नहीं होगा, आमजन को भी परेशानी नहीं होगी। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि यदि ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो शहर में बने ऑटो स्टैंड भी निरस्त किए जाएं। ई रिक्शा चालकों ने ज्ञापन के जरिए शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, शहीद भगत सिंह चौक व कोर्ट गेट नंबर 3 पर ई रिक्शा स्टैंड के लिए जगह निर्धारित करने की मांग की। इस मौके पर कतर सिंह, गोपी सिंह सहित कई अन्य ई रिक्शा चालक मौजूद थे। जो हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर, जो चालक भाई यहाँ कलेक्टर पर इकट्ठे हुए हैं, जो ये अपना ई रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हीं से अपना परिवार पाल रहे हैं। तो ये क्या है, शहर में इनके पास कोई स्टैंड नहीं है और स्टैंड न होने की वजह से ट्रैफिक वाले हैं जो इनके कभी चलान कर देते हैं, कभी धमकी देते हैं और वहाँ से हटाया जाता है। तो ये क्या करें, जब स्थायी स्टैंड ही नहीं है तो कि ये जाएं कहाँ पे। तो इसकी वजह से इनके काफ़ी परेशानियां हो रही थी। तो आज ये सभी इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी जो इनका स्थायी स्टैंड है जो इससे चर्चा की जाएगी और उनका कोई हल निकाले हुए हैं कि ये ई रिक्शा की जो समस्या है, कई बार पहले भी दे चुके हैं विज्ञापन पर, आज तक कोई हल नहीं हुआ उसका। तो आज फिर भी हमने पॉइंट के लिए मांग की है। जहाँ टेम्पू के पॉइंट बना रखे हैं वो अस्थायी हैं, अस्थायी रूप से इनको भी कोई पॉइंट दिए जाएं। उनके जो ज़्यादा पॉइंट है उनके पास 1-2 पॉइंट कम कर दिए जाएं और ई रिक्शा वालों को दिए जाएं स्टैंड नहीं देना। और अगर इनको भी नहीं कोई पॉइंट दिया जा रहा तो उनका भी कोई हक नहीं है यहाँ रुकने का, उनके पॉइंट बनाने का भी कोई हक नहीं है।
क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो नहीं है चाहिए। और ये टेम्पो का कोई स्टैंड कहीं लिखित में है ही नहीं भी टेम्पो का स्टैंड है, खुला चलना चाहिए। हमें भद्रकाली वाली नहीं जाने देते, टाउन जंक्शन हमें नहीं जाने देते, कोई हम कोर्ट की सवारी उठाते हैं नहीं उठाने देते। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि भी इनका भी टेम्पो स्टैंड जितने भी है रद्द होने चाहिए। यातायात प्रभारी एसआई राजेंद्र कुमार ने कुछ जने कंपनी से 200 रुपए रोजाना के हिसाब से ई रिक्शा लेकर आते हैं। इनमें से किसी भी ई रिक्शा चालक के पास वाहन के कागजात नहीं है। ऐसे में ई रिक्शा सीज करने की कार्रवाई करनी पड़ती है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने व अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा चालक जहां मन में आया वहां ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं, इस कारण अव्यवस्था होती है। सभी कागजात साथ रखने व व्यवस्था बनाने के लिए कई बार समझाइश की, लेकिन ई रिक्शा चालक नहीं माने। ऐसे में ई रिक्शा के चालान किए जाते हैं। ये ई रिक्शा वाले एक तो यातायात बाधित करते हैं, हर जगह अपना टेम्पो खड़ा देते हैं, हर जगह से सवारी उठा लेते हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ टेम्पो खड़ा करते हैं, यातायात बहुत बाधित कर रहे हैं। हम तो टेम्पो चालकों के इनके तो चालान बहुत ही कम किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश ही की है। मैंने कंपेरिजन भी किया है कि टेम्पो वाले चालान हमने ज़्यादा कर रखे हैं, ये एक दूसरे पे आरोप मंड रहे हैं, इनका आपसी विवाद है, वो यातायात पुलिस पे डाल रहे हैं। हम तो नियमानुसार कार्रवाई कर ही रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन करेगा वो तो उसकी तो कार्रवाई करें ही करें। टाउन के आर्य समाज व आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट में चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने जंक्शन स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर आर्य समाज कैंपस व बाल विकास स्कूल पर कब्जा करने की मंशा से यह विवाद पैदा करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्य समाज प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि आर्य समाज में कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती, जहां मूर्ति नहीं होती वह मंदिर नहीं हो सकता। आर्य समाज में यज्ञशाला में हवन होता है। आर्य समाज के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता है जो वर्तमान में चल रहा है। आर्य समाज की दुकानों के किराए सहित अन्य रुपए उसी खाते में जमा होते हैं। सारे शहर में एक नई चर्चा छिड़ी हुई है कि साहब ये आर्य समाज मंदिर का विवाद क्या है। तो मैं आप सबके सामने एक बात क्लियर कह रहा हूँ, आप आर्य समाज का इतिहास उठा के देखिए। आर्य समाज में कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है और जहाँ मूर्ति नहीं होती है वो मंदिर नहीं हो सकता। पहला तो ये आप क्लियर कर लें कि आर्य समाज है, आर्य समाज मंदिर नहीं है। वहाँ यज्ञशाला में हवन होता है, आर्य समाज है, हमेशा से आर्य समाज था, ऑन रिकॉर्ड आर्य समाज है। आर्य समाज के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता है जो वर्तमान में चल रहा है। उससे पहले वो खाता ओबीसी में था, ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होगी। तो आप कोई भी साथी जो अगर आप चाहें तो आपको खाता नंबर दे देंगे, आप खाता नंबर कंफर्मेशन कर लेना पंजाब नेशनल बैंक में। उसी खाते में आर्य समाज की जितनी दुकानें हैं उनका किराया जमा होता है, ऑनलाइन चेक भी जो है उसी में जमा होता है, कैश भी उसी में जमा होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी उसी में होती है। अगर लोगों के द्वारा कोई चंदा चिट आ रहा है या किसी भी प्रकार का लेन देन किया जा रहा है तो वो पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आर्य समाज के खाते के थ्रू होता है। एक बात। दूसरी बात, आर्य समाज मंदिर का दावा जो करने वाले लोग हैं उन्होंने 19 जून 2024 को आर्य समाज मंदिर के नाम से खाता खुलवाया है यूको बैंक में। अब आपको एक इंटरेस्टेड चीज बता रहा हूं, उस यूको बैंक में अभी 23 फरवरी को, इसी 23 फरवरी को उन्होंने 1 लाख रुपए की एक ट्रांजेक्शन की है, 1 लाख रुपए की। वो क्यों की है? क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है कि देवस्थान विभाग ने जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था वो विधि विरुद्ध है और वो गलत है, उसके खाता का संचालन नहीं है। इसलिए उसको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए की एक ट्रांजेक्शन की है। किससे की है? महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, महर्षि दयानंद सेवा आश्रम के नाम से एक नेफ्ट हुआ है। वो आश्रम कहाँ है, किसने किया है, किसने नहीं। 3 दिन पहले वो पैसा जमा होता है, 3 दिन के बाद 3 किस्तों में अलग अलग वो पैसा निकल जाता है। 1 लाख रुपए खाता साफ है उनका। आर्य समाज का खाता भी वर्तमान में, क्योंकि पुष्पलता प्रधान थी और वीरेंद्र सोनी उसका कोषाध्यक्ष था, उसकी चेक बुक, उसके पासबुक सारी की सारी जो उनके पास है। और 5 दिसंबर 2024 को, अगर वो आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी थे तो 5 दिसंबर 24 को आर्य समाज के खाते से उन्होंने 80,000 कैसे विड्रॉ किए। आर्य समाज, जितने भी राजस्थान में आर्य समाज है, उन सब की संचालन की जिम्मेवारी जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर की है, जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है 1896 से। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए एफडी को लेकर, वो एफडी हमारे पास मौजूद है और किसी तरीके का गबन या कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है।
जो अग्निकांड में जो आरोपित है उनको बचाने के लिए, वो सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कल कार्रवाई उन्होंने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। उन्होंने हमारे जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा के अपने नाम से करवा लिया, और जो हाउस टैक्स की रसीद थी उसमें भ्रम फैलाने के लिए अपने आर्य समाज के पैसे को दुरुपयोग करके रसीद कटवाती 89,000 की, जिसमें बाल विकास विद्यालय का नाम लिख दिया, और प्लस उसमें ओब्लिग आर्य समाज करके जरिए अध्यक्ष इंद्रजीत करके उन्होंने रसीद कटवा ली। ये मात्र उसका लाभ लेने के लिए, भी कल को कोर्ट में उसका लाभ लेंगे इसलिए कटवाई गई है, और कब्जा करने के उद्देश्य से 3 सितंबर 2024 को उन लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल पुलिस थाना सभी को सूचना की थी जरिए प्रार्थना पत्र। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 10/9 को दोबारा फिर हमने प्रार्थना पत्र दिया, 10/9/24 को, जिस पर जो फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास वो जांच आई हुई है, जिसकी जांच में हम सहयोग करके जो वो पत्र मांग रहे हैं, प्रपत्र मांग रहे हैं, हम सब उनको फोटो दे रहे हैं। और हमारा जो आगे है भी, इन कब्जाधारियों से हमें छुटकारा दिलाया जाए, और हम कोशिश करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास पूरा जाएंगे, अधीक्षक के पास जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल की ओर से राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहने से सर्व हिंदू समाज में आक्रोश है। अभद्र टिप्पणी कर समाज की धार्मिक भावना को आहत करने वाले सांसद रामजी लाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग हिंदू समाज ने की है। शुक्रवार को हिंदू समाज के युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद राणा सांगा जिंदाबाद 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 राणा सांगा अमर रहे अमर रहे अमर रहे राणा सांगा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। महाराणा संग्राम सिंह के विरुद्ध रामजी लाल सुमन ने जो बड़ा निंदनीय घृणनीय जो एक बयान दिया है, मात्र एक कुछ वर्गों को संतुष्ट करने के लिए, बिना जानकारी के अभाव में, इतिहास की उनको कोई जानकारी नहीं, और महाराणा संग्राम सिंह पर आपत्तिजनक बयान ये कहते हुए दिया कि बाबर को महाराणा संग्राम सिंह ने बुलाया था, जबकि ऐतिहासिक तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। सन 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। महाराणा संग्राम सिंह ने 1526 में बाबर को हराया था। 1525 और 1523 में इब्राहिम लोदी को भी युद्ध में 2 बार से अधिक बार हराया था, और अपने जीवन में 100 संग्राम महाराणा संग्राम सिंह ने लड़े, 100 के 100 में विजय रहे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपनों के द्वारा, एक जो सलेहदी तंवर था, उन्होंने गद्दारी की, अपनों के द्वारा गद्दारी करने के कारण से अंतिम युद्ध महाराणा संग्राम सिंह को हारना पड़ा था। एक ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं, इसके विपरीत जाकर के कुछ वर्गों की संतुष्टि के लिए रामजी लाल सुमन बिना किसी जानकारी के देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर के महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताता है। देश का जनमानस, सभी सर्व समाज इस तथ्य को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। महाराणा संग्राम सिंह जी शायद वह स्वीकार्य नेता रहे हैं हिंदुस्तान के, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके ऊपर इस प्रकार की घृणित टिप्पणी जो की गई है, इसका पूरा सर्व समाज पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता है, और यदि उसने माफी नहीं मांगी तो सड़क तक भी पूरा सर्व समाज इसको, इस आंदोलन को सड़क तक लेके जाएगा और माफी मंगवाने के लिए बातें करेगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नगर परिषद आयुक्त के नाम पर वार्डवासियों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्डवासियों ने बताया कि पिछले 2-3 साल पहले चिल्ड्रन स्कूल पार्क में एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। नगर परिषद द्वारा लगभग 70 से 80 लाख रुपए लागत से एक लाइब्रेरी बनाई गई थी जो गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज हमारे मोहल्ले वासियों द्वारा जब यहाँ आकर इसका एक वीडियो स्टिंग करवाया तो वहाँ बैठे लड़के ने भी कहा कि यह नगर परिषद की है और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति से 400 रुपए लेते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी चल रही है चिल्ड्रन स्कूल के अंदर। वो नगर परिषद ने बनाई थी, 83 लाख रुपए लगे थे। उस टाइम गणेश राज बंसल चेयरमैन थे। उन्होंने ये कहा था यहाँ बच्चे फ्री बैठेंगे। इतनी बार हम आए हैं, यहाँ कहते हैं भाई पर बच्चे का 400 रुपये ले रहे हैं। नगर परिषद के लिए ये फ्री का काम है। अब समझ नहीं आ रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। एक शिफ्ट है या 2 शिफ्ट है, इसमें लोकल बंदे को या कोई दे ही नहीं रहा। इतनी थोड़ी है इसमें। सारों से पहले मैं नगर परिषद से ये पूछना चाहता हूँ, इसका पैसा है जब नगर परिषद ने बनाया है वो गया कहाँ, पैसा जा कहाँ रहा है। नगर चेयरमैन ने खुद ने अनाउंसमेंट पूरी जिस दिन उद्घाटन था उस दिन ये कहा था भी यहाँ बच्चे फ्री रहेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ तो ये इसके साथ का एक मुकाबला हो रहा है अपने सारिया मार्केट के सामने। वहाँ भी वो लाइब्रेरी है, उसमें भी वो नहीं है बात। लाइब्रेरी के अंदर वहाँ भी वही बात है, नाम लाइब्रेरी दे दिया और उसका पैसा चक लिया। नगर परिषद को जो घाटा लग रहा है वो ये लोग खुद लगा रहे हैं, चाहे वो पूर्व चेयरमैन हो और चाहे मौजूदा चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो। आज इसको लाइब्रेरी को एक पार्षद चला रहा है जबकि नाम किसी और का लिया जा रहा है। तो घपला सरेआम ही है। 70-80 हज़ार रुपये महीना जा कहाँ रहा है इसके अंदर। जो लड़का है उसके मुंह के खुद के बयान है भैया हम 400 रुपये ले रहे हैं। तो नगर पालिका हमें बताए भी 400 रुपये उस टाइम तो बात ही नहीं हुई थी। पर बच्चे का ये हुआ था भी फ्री में बैठेगा बच्चा, पढ़ाई जो वैसे छात्र यहाँ बैठेंगे और पढ़ाई। वार्डवासियों ने बताया जब आज हमने इसको आके चेक किया तो इसमें ये बात सामने है, ये भी 400 रुपये ले रहे हैं। ज्ञापन देंगे, आयुक्त साहब को ज्ञापन है, अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए। हाँ जी सर, मोहित तिवारी नाम है मेरा। ये सीट का पूछ रहे हैं, जैसे कैसे सीट खाली नहीं होती। जैसे कोई आता है तो उस हिसाब से सीटें दे देते हैं, जैसे खाली होती है दे देते हैं। अब ऐसे 54 सीटें अभी तो फुल है 54 सीटें। अभी 1 तारीख को 1-2 खाली हुई। अब 1-2 जैसे सीटें खाली होती है वैसे लगाते रहते हैं 1-2 वैसे। अभी तो फुल है लाइब्रेरी। हमको तो जैसे हम तो यहाँ पे आए थे वो सिस्टम 400 रुपये का था। अब वो शुरू से 400 रुपये का ही है। जैसे हम संभालते हैं तो हमको जैसे पे कर देते हैं और 400 रुपये उस हिसाब से हम जमा करा देते हैं। ज्ञानो उद्देश्य समिति जी। आप जैसे 2 चावल अंकल है यहाँ पे, राजेश अंकल है, उनको देते हैं। नौहर के सूर्य भवन मंदिर के पास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशव सोलंकी के द्वारा की गई। मुख्य अतिथि राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक रही। कार्यक्रम में महेंद्र गोपाल नाथ व द्वारका नाथ सहित समाज के अनेक नागरिकों ने भाग लिया। उपस्थित जनों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ महाराणा प्रताप चौक की नींव रखी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। ये जो लहर चल रही है, क्योंकि ये बहुत नौहर जो है धार्मिक भूमि है, तो यहाँ पर इस बात की चेष्टा थी कि सभी लोगों की बहुत इच्छा थी कि यहाँ धार्मिक रूप से सभी जो महापुरुष हैं उनकी जो है मूर्ति होनी चाहिए, चौक होना चाहिए, ताकि उससे लोगों को आगे आने का आचरण मिले और उनको आगे सीख मिले
देखकर महान जो विभूति की जो स्थापना होती है वो इसलिए होती है कि जिससे कि आगे जो जनरेशन जो है उससे सीखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या त्याग किए हैं, क्या बलिदान किए हैं। तो उस बलिदान को समर्पित है हमारा ये महाराणा चौक और उस पर सभी सारे 36 कौम यहाँ पे मौजूद हैं और सब में बहुत हर्ष और उल्लास है। और मैं अग्रिम इन सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस जो एजेंडे को पास करवाया, और चेयरमैन को भी धन्यवाद देती हूँ, और सबसे ज़्यादा अभिषेक जी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने भी जो है इस बात की चेष्टा बहुत ज़ोर से की थी कि भाई ये चौक तो हमारे नौहर क्षेत्र में होना चाहिए। उसके लिए मैं पहले तो नगर पालिका चेयरमैन साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद लगातार जो करनी सेना द्वारा इस चौक की मांग की जा रही है महाराणा प्रताप जी के लिए, आज यहाँ पर चौक की नींव धरकर उन्होंने सर्व समाज को एक संदेश दिया है कि ये हिंदुस्तान हमेशा जो मिलजुल कर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ये एक मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब की, इसलिए सभी समाजों को चौक दिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों का जो लगातार महाराणा प्रताप जी के लिए चौक की मांग कर रहे थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।